हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो अप पाठशाला। मैं माला खान आज आपके लिए लेकर आई हूँ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आज हम 5 लॉज के बारे में पढ़ेंगे। 5 लॉज से पहले हम थोड़ा सा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में जानेंगे कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कौन है और 5 लॉज लाने के पीछे क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे। देन 5 लॉज के बारे में जानेंगे कि 5 लॉज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और मैंने 5 लॉज याद करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। लास्ट में हम शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में अगर हम 5 लॉज की बात करते हैं तो 5 लॉज की बात करने से पहले हम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे, क्योंकि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की ही देन है 5 लॉज। तो पहले हम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का श्याली रामामित्र रंगनाथन इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 12 अगस्त 1892 में श्याली मद्रास में हुआ था, जिसे पहले चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो हिंदू हाई स्कूल, श्याली के हिंदू हाई स्कूल टीचर्स कॉलेज सादापट्टे में हुई थी, और इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने 1913 और 1916 ईस्वी में मैथ्स में बीए और एमए की डिग्री प्राप्त की। 1957 में इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, और इन्हीं के जन्म पर यानी 12 अगस्त को ही पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस यानी लाइब्रेरियंस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है। अब हम इसके पीछे हिस्ट्री जान लेते हैं कि 5 लॉज क्यों आए, है ना। तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो हम सबसे पहले 1924 की बात करेंगे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी को 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन बनाया गया। इस उपाधि पर काम करने से लाइब्रेरियनशिप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गए। यहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग ली, और उसी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें एक्सटेंसिव टूर करने का मौका मिला इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की अलग अलग लाइब्रेरीज़ में गए और वहाँ पे चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, वहाँ चीज़ें देखी, और वहाँ जब इन्होंने चीज़ें, वहाँ की सर्विसेज, वहाँ की प्लानिंग्स देखी, तो ये बहुत हताश, निराश और मतलब कुछ नाखुश हुए, और उन्हें वहाँ पर बहुत सारी कमियाँ और ख़ामियाँ नज़र आईं। और जब ये अपनी ट्रेनिंग पूरी कर 1925 में जब भारत लौटे, तो इस विषय पर इन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन करा, और इसी गहन अध्ययन के बाद ये एक नतीजे पर पहुँचे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन में 1928 में एक कॉन्फ्रेंस रखी, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था द प्रोविजनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पहली बार 5 लॉज के बारे में जिक्र करा और 5 लॉज का प्रस्ताव रखा। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है कि सबसे पहले कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो 1928 में, दिसंबर 1928 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 5 लॉज के बारे में 5 लॉज का जिक्र किया गया था, 5 लॉज का प्रस्ताव रखा गया था, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है द प्रोविजनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। और ये कहाँ रखी गई थी? तमिलनाडु में रखी गई थी। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन 1931 में द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक पब्लिश की गई थी, जिसके ऑथर थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। इसकी जो कुछ डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। आप इस डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए और याद रखिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इवन मेन और बेसिक टॉपिक है कि इससे रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। तो आप हमेशा इन चीज़ों को याद रखें, अपने माइंड में रखें। बात करेंगे हम अपने 5 लॉज की। हमारे 5 लॉज ये हैं, जिसमें फर्स्ट है बुक्स फॉर यूज़, पुस्तक के उपयोग के लिए है। सेकंड लॉ है एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। थर्ड लॉ इज़ एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। फोर्थ लॉ इज़ सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाओ। फिफ्थ लॉ द लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय वर्धनशील है। इसी के हिसाब से हम देखते हैं अपना फर्स्ट लॉ है हमारा बुक्स फॉर यूज़, पुस्तक के उपयोग के लिए है। इसके कुछ सूत्र दिए गए हैं। इस सूत्र में सबसे पहला सूत्र है लाइब्रेरी लोकेशन। लाइब्रेरी लोकेशन मतलब पुस्तकालय स्थान से मतलब इस बात से है कि लाइब्रेरी की बुक्स, मटेरियल और सर्विसेज का सही यूज़ हो सके, और इसके सही यूज़ जब ही हो पाएगा जब लाइब्रेरी एक अच्छे स्थान पर स्थित हो। स्थान ऐसा होना चाहिए जहां यूज़र्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, और यूज़र्स को आने में, वहां पहुंचने में दिक्कत ना हो, वो ईज़िली उस जगह पर पहुंच सके। जब यूज़र्स आएंगे तभी लाइब्रेरी की सर्विसेज का सही लाभ उठा पाएंगे।
लाइब्रेरी टाइम से मतलब है, देखिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी का ओपन और क्लोज टाइम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है एक लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी का ओपन और टाइमिंग जो है यूज़र्स के अकॉर्डिंग नहीं हो तो लाइब्रेरी मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकेगा। और अगर ओपन और क्लोज टाइमिंग यूज़र्स के अकॉर्डिंग होगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स मटेरियल और बुक्स का सही यूज़ कर पाएंगे। अब बात आती है पुस्तक चयन की, मतलब बुक सिलेक्शन की। सिलेक्शन से मतलब है बुक सिलेक्शन का एक महत्वपूर्ण रोल है लाइब्रेरी में। बुक्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग का आधार पुस्तक चयन ही है। यदि चयन ही यूज़र्स की ज़रूरतों को तथा उनके इंटरेस्ट को पूरा नहीं करेगा तो पुस्तकालय का उपयोग नहीं हो सकेगा। बुक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि पुस्तकों का चयन ऐसा किया जाए जिससे यूज़र्स की डिमांड को पूरा किया जा सके। अगर हम स्टाफ की बात करते हैं, देखिए स्टाफ से मतलब है पुस्तकों का अत्यधिक उपयोग तभी संभव है जब पुस्तक में कैपेबल स्टाफ मौजूद हो, जो लाइब्रेरी में मौजूद स्टडी मटेरियल की नॉलेज रखता हो और साथ ही जो ज़रूरतमंद यूज़र्स को समय पड़ने पर उनकी सहायता कर सके। उसके बाद मुक्त प्रवेश की बात करते हैं। मुक्त प्रवेश मतलब ओपन एक्सेस, बुक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके इसलिए लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस सिस्टम अपनाया जाना चाहिए। सेकंड लॉ हमारा कहता है एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इस लॉ को अच्छे से फंक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य का कर्तव्य है। राज्य को चाहिए कि वह पुस्तकों के लिए वित्त का प्रबंध करे, पुस्तकालय अधिनियम पारित करे। प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले ये तभी पॉसिबल है जब लाइब्रेरी में उचित ग्रंथ की व्यवस्था होगी और राज्य की जिम्मेदारी है कि वह इस काम के लिए उचित धनराशि का अरेंज करे। और अब हम सेकंड देख लेते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्तव्य। लाइब्रेरी अथॉरिटी का कर्तव्य है कि वे लाइब्रेरी के सफल संचालन के लिए वेल एजुकेटेड और ट्रेंड स्टाफ को रखें और बुक कलेक्शन यूज़र के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रखें और जो उसे फंड प्रोवाइड किया जाता है उसका सही उपयोग करें। थर्ड हम देख लेते हैं लाइब्रेरी ऑफ स्टाफ की अगर बात करते हैं ना, तो देखिए पुस्तकालय कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वो पूरे लगन से अपने काम को पूरा करें, बुक और यूज़र के बीच एक रिलेशन पैदा करें, वह बुक और मटेरियल्स कलेक्शन की पूरी जानकारी रखें, उन्हें लाइब्रेरी लिस्ट, कैटलॉगिंग सभी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनको कम लागत में अच्छी से अच्छी पुस्तक प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये लाइब्रेरी स्टाफ का कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं पाठकों के कर्तव्य की। फोर्थ है हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर्स, है ना, पाठकों का कर्तव्य। अब राज्य का कर्तव्य देख लिया हमने, अथॉरिटी का कर्तव्य देख लिया, कर्मचारी का कर्तव्य देख लिया। अब बात आती है पाठकों के कर्तव्य की। तो देखिए पाठक को चाहिए कि अपने आसपास बैठे पाठकों का भी ध्यान रखें, उनको डिस्टर्ब ना करें, लाइब्रेरी रूल्स को फॉलो करें, बुक्स को दिए गए समय तक ही अपने पास रखें, स्टाफ से तमीज़ से पेश आए, बुक्स और लाइब्रेरी मटेरियल को सही तरीके से यूज़ करें, लाइब्रेरी में शांति बनाए रखें। थर्ड लॉ की बात करें तो हमारा थर्ड लॉ है एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, जिसका फर्स्ट पॉइंट है ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस की हमने पहले ही बात करी थी लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। ओपन एक्सेस सिस्टम का मतलब है कि यूज़र्स को पुस्तक संग्रह को देखने परखने की पूरी छूट होनी चाहिए। यह शेल्फ में बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्ज़ी से पुस्तक का चुन सकें। इस सिस्टम में यह पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है कि जब यूज़र शेल्फ पर अपनी बुक देख रहे हो तब उनके साथ जाएंगी तथा अन्य पुस्तक को देखने और परखने का भी उन्हें मौका मिलेगा। और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि प्रत्येक पाठक को उसका पाठक मिल जाएगा। शेल्फ अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये भी पुस्तक को उसका पाठक मिलने में सहायता करता है। बुक का अरेंजमेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और किसी भी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग स्कीम का जो यूज़ करते हैं उसकी नॉलेज हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले ऑफ न्यू अराइवल, न्यू पुस्तकों का प्रदर्शन। तो देखिए ह्यूमन नेचर है कि कोई भी नई वस्तु पर व्यक्ति बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, बहुत जल्दी उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो हमें इस ह्यूमन नेचर का ना फ़ायदा उठाना चाहिए और लाइब्रेरी में आई नई बुक्स को शो करना चाहिए, उनको सजाना चाहिए जिससे यूज़र उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उस बुक का यूज़ करे।
और जो भी शेल्फ में मैगज़ीन रखी हुई हैं, मैगज़ीन या बुक्स, जो भी न्यू मैगज़ीन्स और बुक्स रखी हुई हैं, अगर वो उसको यूज़ करेगा तो भी इस लॉ को फंक्शन करने में आसानी होगी, हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा बुक सिलेक्शन। तो देखिए, बुक सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पीछे हम इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं बुक सिलेक्शन का, तो वही इसमें भी है कि बुक्स का सिलेक्शन यूज़र्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यूज़र्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रेफरेंस सर्विसेज का मतलब है संदर्भ सेवा। लाइब्रेरी में सभी तरह की सहूलियतें देने के बाद, जैसे ओपन एक्सेस, शेल्फ अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन होने के बाद भी एक साधारण यूज़र उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता। ऐसे में ना उसे लाइब्रेरी स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, और लाइब्रेरी स्टाफ को ना ऐसे में उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसको पूरी सहायता देनी चाहिए, जिससे प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिल सके। नेक्स्ट है हमारा पब्लिसिटी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। देखिए, यहाँ पे पब्लिसिटी की बात करें ना, तो हम देखिए पब्लिसिटी की बात करते हैं। लाइब्रेरी में उपलब्ध सामग्री व सेवाओं के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्रदान करने के काम को पब्लिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे पोस्टर, पैम्पलेट, मैगज़ीन, इन सब का यूज़ करते हैं। पोस्टर्स लगाए जाते हैं, पैम्पलेट्स दिए जाते हैं, है ना, इन सब का उपयोग करते हैं। और समय समय पर उसके एग्जीबिशन लगाते हैं अपनी लाइब्रेरी में, जिससे यूज़र्स आएँ और अट्रैक्ट हों। और इसमें ना हम मोबाइल लाइब्रेरी का भी यूज़ करते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल मोबाइल लाइब्रेरी का दें तो वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। तो देखिए, लाइब्रेरी में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और कुछ लाइब्रेरी की तरफ लोग अधिक अट्रैक्ट हों, इसलिए लाइब्रेरी में बुक्स, मैगज़ीन, ऑडियो, वीडियो, सोशल स्टडी जैसी अनेक डिपार्टमेंट्स और विभाग का गठन किया जाता है, जिससे ऐसे अनेक पुस्तकों का पाठक मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, जिन्हें अभी तक यूज़र नहीं मिला होता, जिन्हें अभी तक कभी किसी ने पढ़ा नहीं होता। तो ऐसी इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में हम इस लॉ को फॉलो कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुक्स एग्जीबिशन। बुक्स एग्जीबिशन में देखिए इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे सभी लाइब्रेरी में कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनका यूज़र बहुत कम यूज़ करते हैं कि या फिर कभी, बल्कि कुछ तो ऐसी होती हैं कि जिनका यूज़ कभी यूज़र्स के द्वारा किया ही नहीं गया होता। ऐसी पुस्तकों को यूज़र की नज़रों में लाने के लिए बुक्स एग्जीबिशन की जाती है, जिसमें चांस होता है कि उन बुक्स को भी यूज़र मिल जाए। तो ये काम होता है बुक्स एग्जीबिशन का। ये हमारा थर्ड लॉ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम फोर्थ लॉ की बात करते हैं। फोर्थ लॉ है हमारा सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाओ, जिसमें सबसे पहले आता है लाइब्रेरी लोकेशन। पहले भी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। लाइब्रेरी लोकेशन से मतलब लाइब्रेरी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां यूज़र किसी भी समय पहुंच सके। बड़े शहरों में लाइब्रेरी की बहुत सी ब्रांच होती हैं, जैसे हम दिल्ली के एग्जांपल लें तो हमारा DPL है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। उसका सेंट्रल लाइब्रेरी जो है वो चांदनी चौक में है, और जो उसकी ब्रांचेज़ हैं वो अलग अलग जगह पर हैं, जैसे सरोजनी नगर है, शादरा है, सेलमपुर है, बवाना है ना, ऐसी जगहों पर है, जिससे यूज़र थोड़ा सा समय निकाल कर भी लाइब्रेरी की सर्विसेज का फ़ायदा उठा सके। फिर नेक्स्ट है हमारा ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस सिस्टम भी हम पिछले पढ़ चुके हैं, वही है इसमें भी। ओपन एक्सेस सिस्टम को अपनाकर लिस्ट देकर, स्लिप पर नंबर देकर यूज़र अपनी पुस्तक को खुद अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, अपनी चॉइस ले सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। शेल्फ अरेंजमेंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है शेल्फ अरेंजमेंट में हमारा आता है कि शेल्फ पर जो बुक्स का अरेंजमेंट है वो विषय के अनुसार होना चाहिए, विषय अनुसार प्रमाणिक व मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार होना चाहिए। DDC, UDC, CC जिससे पाठक को उनकी पुस्तक मिलने में आसानी हो। सर्कुलेशन बोलते हैं परिसंचरण। लाइब्रेरी में बुक्स इश्यू और रिटर्न की प्रक्रिया को सर्कुलेशन कहा जाता है। यूज़र और स्टाफ का समय बचाने के लिए यह कार्य भी वैज्ञानिक विधि से किया जाना चाहिए, जिससे पाठक का समय बचाया जा सके। मतलब ऐसा कि जो मशीन है, कंप्यूटर है, बारकोडर रीडर है, इन सब का यूज़ करना चाहिए, जिससे पाठक का भी समय बचता है और स्टाफ मेंबर का भी समय बचता है। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस सर्विसेज। यूज़र की समस्या की बचत का महत्वपूर्ण साधन संदर्भ सेवा है। इससे सेवा के माध्यम से यूज़र की लाइब्रेरी के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज जैसे
सर्विसेज से परिचित कराना, इंट्रोड्यूस करवाना तथा लाइब्रेरी में जो भी अध्ययन सामग्री है उनका उपयोग व व्यक्तिगत सहायता प्रदान करके पाठकों का समय बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बिब्लियोग्राफी। देखिए बिब्लियोग्राफी में आता है यूज़र्स को पब्लिश्ड मटेरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए उनका समय बचाने के उद्देश्य से आजकल बहुत सी बिब्लियोग्राफी पब्लिश की जाती है। ये बिब्लियोग्राफी यूज़र्स और स्टाफ मेंबर दोनों का ही समय बचाती हैं और बुक सिलेक्शन में उनकी मदद करती हैं, बुक सेलेक्ट करने में उनकी मदद करती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टाफ। यूज़र्स के हेल्प के लिए स्टाफ रखा जाता है, लेकिन स्टाफ अगर वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड होता है तो लाइब्रेरी में आसानी हो जाती है और जो लाइब्रेरी का मकसद है वो बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है। फिफ्थ लॉ की बात करते हैं तो देखिए फिफ्थ लॉ का जो मतलब है वो है द लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय एक वर्धनशील है, मतलब वो समय के साथ साथ बढ़ता रहेगा, आकार में वृद्धि होती रहेगी। तो फर्स्ट है इसका ग्रोथ इन द साइज ऑफ द लाइब्रेरी, पुस्तकालय के आकार में वृद्धि। तो देखिए पुस्तकालय का निर्माण इस तरीके से होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में संग्रह में वृद्धि तथा यूज़र में वृद्धि और स्टाफ में वृद्धि हो तो पुस्तकालय का आकार छोटा न रह जाए। इसका निर्माण मॉड्यूलर और तथा ड्राई चीज़ों से होना चाहिए, उनके आधार पर होना चाहिए, जिससे उसको समय पर बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन स्कीम, वर्गीकरण पद्धति। तो देखिए जब पुस्तकालय के साथ साथ वृद्धि होती रहती है और नई पुस्तकें जुड़ती रहती हैं, विषयों को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित रखने के लिए व्यापक वैज्ञानिक पद्धति का अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैटलॉग सूची। तो देखिए कैटलॉगिंग में ऐसा होता है कि बुक्स जब लाइब्रेरी में बढ़ती हैं तो सूची के आकार में भी वृद्धि होती है। इस वृद्धि को चलते जिन पुस्तकों का निष्कासित किया गया तथा जो मतलब ऐसा कि जो खो गई हैं और जो बुक्स यूज़ में नहीं है उनको उस लिस्ट से निकाल देना चाहिए और जो नई बुक आ गई हैं उसको उस लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए, जिससे यूज़र्स को भी फ़ायदा मिलता है और हमारी लाइब्रेरी भी अप टू डेट रहती है। नेक्स्ट सिस्टम, इसमें वितरण प्रणाली होती है। लाइब्रेरी में बुक्स और यूज़र की होने वाली वृद्धि का प्रभाव सर्कुलेशन के कार्य पर पड़ता है और उससे भी वृद्धि होती रहती है। इस पर कंट्रोल करने के लिए हमें यांत्रिक प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहिए और बुक्स लाने ले जाने के लिए स्टाफ को बुक्स ट्रॉली का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारी, मतलब स्टाफ मेंबर। तो देखिए स्टाफ जो है ना, बुक्स और यूज़र की संख्या में जब वृद्धि के साथ साथ सभी स्तर में वृद्धि होनी ज़रूरी हो जाती है, इसीलिए समय के साथ साथ कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होनी ज़रूरी है। और स्टाफ सेलेक्ट करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे अहम चीज़ें हैं कि स्टाफ का वेल एजुकेटेड होना और वेल ट्रेंड होना, ताकि वो लाइब्रेरी की सर्विसेज को पहचान सके और यूज़र्स की हेल्प कर सके। उसके बाद आती है हमारा बुक स्टॉक। देखिए समय के साथ साथ जब चीज़ें बढ़ रही हैं तो जाहिर है कि बुक्स भी बढ़ेंगी। तो समय के साथ साथ बुक्स में जब वृद्धि तेज़ी से बढ़ती है, जिससे कार्ड कैबिनेट की संख्या तथा पुस्तकें अलमारी पर फ़र्क पड़ता है, तो ज़रूरत के हिसाब से इनमें समय के साथ साथ बदलाव लाना चाहिए और नई पुस्तकों के लिए उचित जगह की व्यवस्था करनी चाहिए। अब बात आती है रीडर्स की। तो देखिए यहाँ पे हमने पाठक से मतलब है, देखिए लाइब्रेरी साइंस में फर्स्ट लॉ के अनुसार जब लाइब्रेरी ठीक तरीके से काम करती है तो लाइब्रेरी में यूज़र्स बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि यूज़र्स के लिए सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके कंफर्टेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, उचित लाइट, उचित हवा, रोशनी, इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। यहाँ हमारे 5 लॉज कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हमने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का इंट्रोडक्शन देखा है, हिस्ट्री जानी है कि 5 लॉज कहाँ से आए, इसके पीछे क्या इतिहास था ये जाना है, और फिर 5 लॉज के बारे में जानना है कि 5 लॉज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम 5 लॉज को कैसे फॉलो कर सकते हैं। अब हम 5 लॉज लर्न करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स आपके सामने हैं। URBTG, U फॉर यूज़, R फॉर रीडर, B फॉर बुक्स, T फॉर टाइम, G फॉर ग्रो। फर्स्ट लॉ है हमारा बुक्स फॉर यूज़, तो इसीलिए हमने U दिया है।
क्योंकि ये जो लो है ये यूज़ के लिए है। सेकंड लो है एवरी रीडर हिज हर बुक, इसीलिए हमने यहाँ पे सेकंड में रीडर दिया है। थर्ड है हमारा बुक्स, एवरी बुक्स इज इट्स रीडर, तो यहाँ पे बुक्स की बात हो रही है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, इसीलिए हमने बुक्स के लिए बी लगाया है। फोर्थ है हमारा सेव द टाइम ऑफ रीडर, तो यहाँ टाइम सेविंग की बात हो रही है, इसीलिए हमने इसको याद रखने के लिए टी बताया है, टी फॉर टाइम। फिफ्थ है हमारा द लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे ग्रो की बात हो रही है, तो जी फॉर ग्रो ये फिफ्थ है। ओके, ऐसे हम करके हम याद कर सकते हैं URBTG, U फॉर यूज़, R फॉर रीडर, B फॉर बुक्स, T फॉर टाइम, G फॉर ग्रो। देखिए अभी जो हमने 5 लॉज पढ़े हैं ना, उसके अंदर कुछ इम्प्लीकेंट सेम दिए हुए हैं, इसको देखकर ना आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपके लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जिससे आपको ये जो आपकी कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देखिए लिस्ट में ना आपने देखो बुक सिलेक्शन है, तो बुक सिलेक्शन वाला जो इम्प्लीकेंट है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ में यूज़ हुआ है। शेल्फ अरेंजमेंट हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ पाँचों में आएगा। देन रेफरेंस सर्विसेज हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 में है। कैटलॉग हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में है। एक्सेसिबिलिटी थर्ड एंड फोर्थ। मेंटेनेंस फर्स्ट एंड सेकंड। इस चीज़ को ना आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आपको एग्जाम्स में बहुत आसानी होगी। ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।